नमस्कार, धारा जीएस के कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं पुखराज गिरी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बेसिकली बहुत दिनों से ये चर्चा का विषय रहा है, ये प्रश्न रहा है कि सर करंट अफेयर्स कब से लेकर आओगे, और मैं हमेशा कहता था आएगा आएगा, चिंता मत करो। तो फाइनली सीजी का करंट अफेयर्स लेकर मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हूं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप। सबसे पहली बात, मैं ये सीरीज धारा जीएस में वीकली चलाऊंगा। वीकली चलाऊंगा मतलब हफ्ते के एक दिन पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स कहूं स्पेसिफिकली, आपको मिल जाएगा। कब मिलेगा? तो ये मिलेगा हर संडे। चेंज करते हैं यार, कलर पर्पल करते हैं। कब मिलेगा ये? हर संडे। और संडे कितने बजे? तो सुबह 10 बजे। तो संडे सुबह 10 बजे हर हफ्ते सीजी का करंट अफेयर्स आपको मिल जाने वाला है धारा जीएस के यूट्यूब चैनल पे। ये पहला वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 1 से लेकर 8 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स को क्या कराऊंगा? कवर कराऊंगा। ठीक है, अप्रोच क्या रहेगा? तो प्री के हिसाब से, मेंस के हिसाब से, दोनों मॉड्यूलेशन में मैं आपको करंट अफेयर्स को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करिए, धारा जीएस के एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से तत्काल डाउनलोड कर लीजिए। इसका पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल कराएंगे। समझ में आया? एप्लीकेशन को बस डाउनलोड कर लो, वहां पर फ्री नोट्स या फ्री कंटेंट का सेक्शन मिलेगा, वहां पे करंट अफेयर्स का फोल्डर है, ये पीडीएफ वहां अपलोडेड मिलेगा। नेक्स्ट बात क्या ध्यान में रखना है, अगर आईफोन वाले हो और आप एप्लीकेशन ऐप स्टोर पर नहीं देख पा रहे हो, आप मुझे इस नंबर पर क्या करिए, कांटेक्ट करिए, मैं हेल्प करूंगा, एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको कि धारा जीएस ना व्यापम के एस्पिरेंट्स के लिए भी अब छात्र हित में बहुत सारे कार्य करने वाला है। तो आप अगर व्यापम के एस्पिरेंट हैं तो धारा जीएस का सेपरेट एक व्यापम का चैनल है, उस चैनल को क्या करिए, तत्काल जाइए, सब्सक्राइब करिए, लिखिएगा धारा जीएस व्यापम। और एक काम करूंगा मैं, नीचे जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें धारा जीएस व्यापम चैनल का क्या करूंगा, मैं लिंक दे दूंगा, आप उससे जाकर चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सम अप कर देता हूं, वीकली करंट अफेयर्स रहेगा, प्री मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, हर संडे मिलेगा, सुबह 10 बजे मिलेगा। इस बार इस संडे 1 से लेकर 8 मार्च तक के करंट अफेयर्स को देखेंगे। पीडीएफ चाहिए, धारा जीएस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से, आईफोन वाले हो तो क्या करिए, मुझे इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए, मैं बता दूंगा। ठीक, चलो तो आज के सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, क्या है? राजन कुंभकल्प 2024। सबसे पहली बात, अगर आप इस बार का मेंस दे रहे हो या मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप कुछ मत करना, आप ना ऐसे तैयार कर लेना भैया इसके ऊपर। समझ में आया? आप क्या कर लेना, एक ऐसे राजिम कुंभकल्प के ऊपर क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो रहा। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको हमेशा पूछ सकता है कि राजिम में मेला कब लगता है, तो ये लगता है माघ पूर्णिमा से और चलता है महाशिवरात्रि तक। ठीक है, अब बढ़िया बढ़िया बातें आपको मैं बताऊंगा, शायद आपने कभी सुनी नहीं होंगी। अब आप कहोगे सर इसमें क्या बढ़िया बताओगे, हम तो सब जानते हैं इसके बारे में। तो रहा ले ले, 2 मिनट रुक जाओ। ठीक, चलो। राजन कुंभकल्प, असल में इसे हम हमेशा से राजिम मेला के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? राजिम मेला। फिर हम लोग का जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, राज्य शासन, इसने क्या किया, इसे कुंभ कल्प का टाइटल दिया और तब से हो गया राजिम कुंभकल्प। समझे कि नहीं समझे? इससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट इसको क्या बोल रही थी, राजिम पुन्नी मेला। बीजेपी गवर्नमेंट राजिम कुंभकल्प। तो अभी तो कुंभकल्प मानेंगे हम लोग। ठीक है, बढ़िया बात है। कब से कब तक लगता है? तो माघ पूर्णिमा से लेके महाशिवरात्रि तक राजिम में लगता है। अब राजिम कौन सा जिला है? तो जिला है गरियाबंद। बहुत बढ़िया बात है।
अभी ये सोचे हो कि सिर्फ माघ पूर्णिमा में ही राजिम मेला क्यों लगता है, कोई दूसरी तिथि भी तो हो सकती थी ना। तो इसके पीछे वैसे तो अनेक प्रकार की कहानियां हैं। एक स्टोरी छोटी सी मैं आपको बताता हूं। ऐसा कहते हैं कि इस दिन भगवान राजीव लोचन, किनका, भगवान राजीव लोचन, जिनका मंदिर है राजिम में, इनका होता है बर्थडे, जन्मोत्सव। इनका क्या होता है, बर्थडे होता है, जन्मोत्सव होता है। इसीलिए माघ पूर्णिमा में मेला भराता है। दूसरी बात, ऐसा कहते हैं कि स्वयं जगन्नाथपुरी से भगवान जगन्नाथ माघ पूर्णिमा के दिन उनके जन्मोत्सव में, मतलब राजीव लोचन भगवान के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए कहां से आते हैं, जगन्नाथपुरी से यहां। तो माघ पूर्णिमा के दिन जाकर अगर आप राजीव लोचन भगवान के दर्शन करोगे तो हो सकता है कि वहीं कहीं भगवान कौन हो, जगन्नाथ, और उनके भी दर्शन साथ में हो जाए, तो एक पंथ और दो कारज हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही बोल रहा हूं तो किस्मत की बात होती है, भगवान जिसको दर्शन देना चाहते हैं उसको बुलाते हैं, तब दर्शन प्राप्त होते हैं। हम लोग अपने मन से कभी जा पाते हैं क्या, नहीं जा पाते हैं। क्लियर है। तो तिथि याद रखेंगे, माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि, और माघ पूर्णिमा से ही क्यों, इसकी स्टोरी मैंने आपको बता दी। अच्छा, राजिम जो है इसको क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। ऐसा बोलते हैं कि राजिम में 3 नदी, कौन कौन सी, महानदी, फिर है कौन सी, पैरी, और फिर कौन सी, सोंढूर। इसका क्या होता है, कॉन्फ्लुएंस होता है, संगम होता है। वास्तविकता थोड़ी सी अलग है, मैं आप लोग को मैप के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। ठीक है, ये देखिए मैप मैंने पहले से निकाल के रखा था, आप लोकेशन देख सकते हैं, ये राजिम है। अब जैसे ही इसे आप देखेंगे आपको 2 नदियां दिखेंगी। ये जो नदी एस के जैसे घूमी हुई है ये महानदी है, और ये जो सीधी सीधी आ रही है ये कौन सी है, पैरी। समझ गए। थोड़ा सा छोटा भी करूं तो आप ध्यान देंगे तो राजिम में संगम कॉन्फ्लुएंस सिर्फ महानदी का और पैरी का दिख रहा है, सोंढूर कहीं नहीं दिख रही। असल में सोंढूर जो है ना वो पैरी की सहायक है, ट्रिब्यूटरी है। आप इस जिले में डाउन साउथ नीचे दक्षिण की तरफ जाएंगे तब आपको मिलेगा मालगांव। क्या मिलेगा, मालगांव, और यहां पे आ रही है ये आपकी सोंढूर, और इधर से आ रही है पैरी। समझे कि नहीं समझे। तो वास्तविकता वाला जो मैप है इसको मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। इस प्रकार से आपको नदियां दिखती हैं। ये आई कौन सी, महानदी, ये आई कौन सी, पैरी, दोनों का संगम कॉन्फ्लुएंस जो हुआ है वो राजिम में हुआ है, ये राजिम है। डबल एरो वाली महानदी है तो आगे महानदी चल रही है ना, ध्यान रखना, पैरी उसकी सहायक या ट्रिब्यूटरी है। और नीचे जाने पर हमने ये पाया कि पैरी में आकर कौन सी नदी मिल रही थी, ये सोंढूर। कहां पर मिल रही थी, तो जगह है माल का। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो ध्यान रखिएगा ये इस प्रकार से। तो ऐसे संगम बनता है, समझे। डायरेक्ट अगर आप ऐसा सोच रहे होगे ना कि सीधा सीधा राजिम में तीनों नदी एक जगह आकर झपा जाती हैं करके, तो ऐसा नहीं होता है। महानदी और पैरी का संगम राजिम में है, और दक्षिण की तरफ आएंगे तो मालगांव में आपको क्या दिखेगा, पैरी और सोंढूर का संगम कॉन्फ्लुएंस। इसका मतलब यह है कि सोंढूर सहायक है, ट्रिब्यूटरी है पैरी की, और पैरी ट्रिब्यूटरी है महानदी की। तो आगे जो नदी चलेगी फाइनली यहां पे संगम के बाद वो चलेगी अपनी, समझे कि नहीं समझे। तो ध्यान रखना भैया, गलती नहीं करना। अब आप कहोगे वाह ये सब कुछ हम लोग जानते हैं सर, तो भाई अच्छा बात है जानते हो, लेकिन कोई ऐसा भी तो व्यक्ति हो सकता है ना जो कि इस वीडियो को पहली बार देख रहा हो, जिसको नहीं पता हो, तो उसको बता दिया मैंने। मेरा काम तो सभी छात्रों को पढ़ाना है। समझ गया कि नहीं समझ गया।
क्लियर है? अच्छा, इस बार का जो राजिम कुंभ कल्प था उसका थीम क्या था, ये पूछ सकता है आपको एमसीक्यू में। थीम था रामोत्सव। क्या थीम था? रामोत्सव। क्लियर है? तो मेंस में क्या बन सकता है इसके ऊपर ऐसे? प्री में एक तो पूछेगा थीम मतलब एमसीक्यू के फॉर्म में, और पूछ सकता है कि राजिम कुंभ कल्प जो है इसका आयोजन कब होता है। तो कब पूछे तो माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि जरूर लगा के आना। वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं, मैंने एक सुनाई वो क्यों माघ पूर्णिमा में होता है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, सबसे पहले बताया गया एक जगह है जिसका नाम है सीताबाड़ी। अब ये जो सीताबाड़ी है ना, ध्यान रखेंगे ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, एक पुरातात्विक स्थल है जहां पर खुदाई की गई और वहां से 2500 साल पुराना क्या निकला? कुआं। अब मुद्दे की बात है, ये सीताबाड़ी है कहां? तो सीताबाड़ी का एक फोटो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। ध्यान से अगर आप देखेंगे ना तो इस फोटो के बैकग्राउंड में आपको ये लक्ष्मण झूला दिख रहा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर है? और ये जो लक्ष्मण झूला है मतलब ये राजिम में है। तो सीताबाड़ी कहां है? ध्यान रखेंगे गरियाबंद जिला में है और राजिम में। अब किस नदी के तट पर है इसको लेकर लोगों का क्या हो सकता है? बहुत विवाद हो सकता है, और मैं जानता हूं इस बात को, इसलिए थोड़ा सा रिसर्च करके मैंने ये फाइंड आउट किया कि ये है कहां पे। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, इस मैप को मैं बड़ा करता हूं तो संगम से जस्ट पहले, संगम से जस्ट पहले इसका मतलब ये यहां पर यही है आपका लक्ष्मण झूला, बिल्कुल संगम से जस्ट पहले लक्ष्मण झूला या हमारा सस्पेंशन ब्रिज। आप अगर चाहो तो सर्च भी कर सकते हो, यहीं पे मिलने वाला है संगम के जस्ट पहले। अब संगम के जस्ट पहले मतलब कौन सी नदी है यार? पैरी। समझ में आया? तो सीताबाड़ी आप पैरी नदी के तट पर ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं, संगम के जस्ट पहले, कॉन्फ्लुएंस के जस्ट पहले लक्ष्मण झूला है एज पर दी मैप, एज पर दी मैप। ठीक है, दूसरा आप डीपीआर जो स्टेट गवर्नमेंट का है, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, इसका भी अगर आप वेबसाइट पढ़ोगे तो उसमें भी जो आर्टिकल आया था उसमें क्या दिया गया है पता है? उसमें बताया गया है कि सीताबाड़ी जो है वो पैरी नदी के तट पर है। तो कंक्लूड कर लेना, पैरी नदी के तट पर गरियाबंद जिले में, कहां पर? राजिम में। ठीक है, अब यहां पे कौन कौन सी चीजें मिली हैं? तो अभी तक आप लोग एक लोकेशन पढ़ रहे थे जिसका नाम था सिरकट्टी। समझे? हम लोग पढ़ते थे कि सिरकट्टी जो है वो गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में कौन सी नदी? पैरी नदी के तट पर है। और सिरकट्टी से प्राचीन बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, ये हम लोग पढ़ा करते थे। एंशियंट डॉकयार्ड के क्या मिले हैं? रिमेन्स मिले हैं, ऐसा हम लोग पढ़ा करते थे। अब मुद्दे की बात, आर्कियोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि हमारा ये जो सीताबाड़ी है ना, यहां से भी प्राचीन बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, एक एंशियंट डॉकयार्ड के रिमेन्स मिले हैं। आपको सुन के ना बड़ी हैरानी होगी, जैसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते थे या पढ़ते हैं अभी भी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैसे ही इतिहासकारों का मानना है कि महानदी की घाटी में, मतलब महानदी के आसपास के मैदानी क्षेत्रों में, महानदी वैली में भी एक सभ्यता ने जन्म लिया होगा। और महानदी वैली का ये जो सिविलाइजेशन था, सभ्यता थी, ये अच्छी खासी डेवलप थी। यहाँ के लोग क्या किया करते थे? ट्रेड या व्यापार, और इसीलिए यहां से
प्राचीन बंदरगाह, एंशियंट डॉकयार्ड के क्या मिल रहे हैं हमको? रिमेन्स मिल रहे हैं, अवशेष मिल रहे हैं। कहां कहां से? तो पहले तो सिर्फ सिरकट्टी सुने थे, अब तो सीताबाड़ी भी सुनने को आ रहा है। इसके अलावा मौर्य काल से संबंधित यहां पर अवशेष या रिमेन्स मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान रखना है, लगभग ना 2800 साल पुराना पत्थर से बना हुआ दीवार है, जिससे ऐसा लगता है कि वहां पर बड़े बड़े क्या बने होंगे? कमरे बने रहे होंगे। और ये जो पत्थर थे ये कैसे थे? तराशे हुए। आप यहां पर देख पा रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 2800 ईयर्स पहले के ये रिमेन्स हैं, तराशे हुए पत्थर थे, उनसे दीवार बनी है। ऐसा लगता है कि यहां पर बड़े बड़े क्या रहे होंगे? कमरे रहे होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें मिल चुकी हैं यहां से। एक ना चूड़ी बनाने का कारखाना, चूड़ी बनाने का कारखाना, इसके भी रिमेन्स मिले हैं। इसके अलावा जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इनकी क्या मिली है? मूर्ति मिली है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्ति मिली है, जो कि अष्ट धातु से बनी है। अष्ट धातु से, समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखिएगा। तो ये तो आप लोग समझ गए, इसके लोकेशन को समझ गए, कौन कौन सी चीजें यहां से मिली हैं, सारी कुछ। अब मुद्दे की बात आती है कि भैया इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो ध्यान रखेंगे, अगर एमसीक्यू के फॉर्मेट में सोचो ना, तो पूछेगा सीताबाड़ी ये कौन सी नदी के तट पर है? पैरी नदी। फिर पूछेगा छत्तीसगढ़ के किस जगह से प्राचीन बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? रिमेन्स ऑफ एन एंशिएंट डॉकयार्ड हैव बीन फाउंड फ्रॉम व्हिच लोकेशन ऑफ छत्तीसगढ़? तो सिरकट्टी, सीताबाड़ी देख लेना क्या दिया है, और जैसा ऑप्शन दिया रहेगा वैसा उत्तर लगाना। नेक्स्ट आपको क्या है? मेंस में पूछेगा। मेंस में आपको किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट पर एक शॉर्ट नोट 30 या 60 वर्ड्स में लिखने को कह सकता है। आपको बोल देगा सीताबाड़ी पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए 30 वर्ड्स या 60 वर्ड्स में। या आपको पेपर नंबर 6 में भी दे सकता है रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इतिहास वाले पेपर नंबर 3 में भी दे सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ध्यान आपको रखना है, दोनों पेपर में आ सकता है, 30 वर्ड्स और 60 वर्ड्स में। इसको आप रेडी कर लेना। आई होप यहां तक आप लोग समझ गए। ठीक है, चलो भाई। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट घोषणा है, ये भी मैं कर ही दूं। क्या घोषणा है? तो अगर आप धारा जीएस के साथ जुड़कर प्री और मेंस की एक शानदार तैयारी करना चाहते हैं, तो हम लोग 18 मार्च 2024 18 ऑफ मार्च 2024 से क्या कर रहे हैं? तो अपने नए बैचेस लेकर आ रहे हैं। ये बैच 2 पालियों में होंगे, सुबह और शाम दोनों की। सुबह 7:30 से 10 AM का स्लॉट है, और शाम को 5:30 से 8 PM का स्लॉट है। दोनों अलग अलग है, या तो सुबह आओ या तो शाम को आओ। बैचेस कौन कौन से होंगे? तो ऐसा बैच होगा जिसमें हम प्री और मेंस की एक साथ तैयारी कराएंगे, लॉन्ग टर्म। इसके अलावा प्रीलिम्स का बस लॉन्ग टर्म बैच है, व्यापम का फाउंडेशन बैच है, और इसके अलावा मेंस का भी लॉन्ग टर्म फाउंडेशन वाला बैच हमको यहां पर देखने को मिल जाएगा। बैचेस ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। भाई बाहर का छात्र है तो कैसे आ सकता है? तो उसके लिए कैसे है? तो उसके लिए लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस की सुविधा है। हमारे यहाँ ऑफलाइन जो छात्र एडमिशन लेंगे, तो ऑफलाइन क्लास के साथ साथ उनको भी लाइव और रिकॉर्डेड क्लास की सुविधा क्या होगी? प्राप्त होगी। हम आपको नोट्स भी देंगे, नोट्स हम आपको प्रिंटेड फॉर्म में भी देंगे। इसके अलावा सॉफ्ट कॉपी नोट्स का अपलोड होगा हमारे एप्लीकेशन पर, और जो हम पढ़ाते हैं पैनल में उसका पीडीएफ भी हम लोग आपको देंगे, ताकि जब आप चाहो क्या कर सको? रिवीजन फटाक से कर सको। क्लासरूम हमारा डिजिटल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं खुद इंग्लिश मीडियम का हूं, लेकिन अब हिंदी के स्टूडेंट ज्यादा है तो थोड़ा हिंदी में पढ़ाने लगा हूं। समझ में आया? तो बाइलिंगुअल हम लोग का अप्रोच है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अगर आपको किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये 2 नंबर्स दिए हैं, आप इस पे कॉल कर लेंगे, इंफॉर्मेशन ले लेंगे। हम लोग 3 डेज का फ्री डेमो क्लास भी क्या करते हैं? ऑफर करते हैं। लेकिन अगर आप बैच शुरू होने से पहले ही क्या होना चाहते हो? प्री रजिस्टर, तो ध्यान रखना आपको मिल सकता है स्पेशल डिस्काउंट। तो प्री रजिस्ट्रेशन पर स्पेशल डिस्काउंट है, तो इसको आप लोग देख लेना अपने हिसाब से लगे तो। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है
राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान ये 3 से 5 मार्च के बीच में हुआ। ठीक है, 3, 4, 5 3 दिन का था ये। नेक्स्ट आपको क्या बात ध्यान में रखनी है, सीधा सीधा एमसीक्यू बनेगा कि वर्ष 2024 में राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान कब से कब तक आयोजित किया गया था, कब से कब तक ऑर्गेनाइज किया गया था। तो 3 से लेके 5 मार्च तक। इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव है तो पोलियो उन्मूलन, सीधी सी बात है। पोलियो अलिविएशन, पोलियो खत्म करना है, उन्मूलन करना है पोलियो का, यही इसका उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। शुभ आरंभ बगिया ग्राम में, कौन सा जिला है, जशपुर जिला। तो जशपुर जिला, जशपुर डिस्ट्रिक्ट के बगिया ग्राम में मुख्यमंत्री जी के द्वारा, विष्णुदेव साय जी के द्वारा क्या किया गया, राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान का शुभ आरंभ किया गया। क्लियर है। अब इसमें क्या किया जा रहा है, तो 3 दिन था, 3, 4, 5। तो ऐसे डिसाइड किया गया कि पहला दिन 3 तारीख को क्या किया जाएगा, बूथ लगाया जाएगा और बच्चों जिनके पालक उनको लेकर बूथ पहुंच रहे हैं उनको क्या किया जाएगा, पल्स पोलियो, पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाएंगी। अब लेकिन नहीं पता चला, किसी को नहीं आ पाया, बाहर था, तो 4 और 5 तारीख को क्या किया जाएगा, घर घर जाकर जो 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे हैं उन सभी को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। तो 3, 4, 5 को था, 3 तारीख को क्या करेंगे, बूथ में पिलाएंगे, 4 और 5 को गृह भ्रमण होगा, घर घर। आप लोग के घर साइड आए होंगे ना घूमते फिरते, तुम्हारे घर लड़का आवे का 5 साल तक के पोलियो पिलाना है, ऐसा करके। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, इस वर्ष अगर स्पेशली बात करोगे ना, तो हमारे राज्य में शहरी और ग्रामीण, अर्बन और रूरल दोनों एरियाज को मिला के कुल 36,13,000 36.13 लाख से भी अधिक बच्चे जो कि 0 से 5 ईयर्स के बीच हैं, उनको क्या किया जाएगा, पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। समझे कि नहीं समझे। अब जाएगी क्या, डेट तो निकल चुका है, मतलब पिला जा चुकी है। ठीक है कि नहीं है, डन। चलो भाई, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद उतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन हाँ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू बन सकता है। एक ये, और एकदम आपके आत्मा को अगर निकालना हो तो क्या पूछ देगा पता है, कि पोलियो की खुराक जो है वो कितने से कितने ईयर तक के बच्चों को पिलाया जाता है, 0 से 5 ईयर्स। क्लियर है। अच्छा, एक एमसीक्यू ये भी बन सकता है, राज्य में शुभारंभ किसने किया, तो एक एमसीक्यू यहां से बन जाएगा, मुख्यमंत्री जी। फिर पूछेगा कहां से किया, बगिया, उनका गृह ग्राम है बगिया। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं महतारी वंदन योजना। महतारी वंदन योजना जो है ना, इसको सब के सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप इंटरव्यू में पहुंच गए और आपको पूछा महतारी वंदन योजना क्या है, तो अगर ये उद्देश्य आपने नहीं बताया, आपको कम नंबर मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो मेरी एक स्टूडेंट है, टॉप 10 में आई है, वो समझ में आया, टॉप 10 में आई है, उससे योजना पूछी गई और योजना का जो डेफिनेशन था ना, उससे वो लोग सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे और खुद बताए, तो वही डेफिनेशन बताया जो कि गवर्नमेंट सोर्सेस में है। समझ में आया। तो महतारी वंदन योजना के जो गवर्नमेंट सोर्स से डेफिनेशन है, उसके उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव का, वही मैंने क्या किया है, उठाया है और यहां पर लगाया है, ताकि आप लोग इंटरव्यू में इस प्रकार के प्रश्नों में फंस मत जाओ। क्लियर है, ध्यान रखना आप लोग। महतारी वंदन योजना जो है ये कब से चालू हुई, तो कब से चालू हुई है, 1 मार्च 2024 से। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा। महतारी वंदन योजना की शुरुआत कब से हुई है, तो राज्य में 1 मार्च 2024 से हुई है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो हमारे जो प्रदेश की महिलाएं हैं उनको आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना, इकोनॉमिकली क्या करना, इंडिपेंडेंट बना देना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। उनके स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में क्या करना, सतत सुधार करना।
तो उनका हेल्थ और न्यूट्रिशन इसका जो लेवल है उसमें क्या करना, सुधार करना, उसको बेटर बनाना। कैसे? तो भाई महिलाओं की आर्थिक सहायता करोगे तो अपने स्वास्थ्य पर, अपने पोषण पर उस पैसे को लगा सकती है ना। तो क्या उनका स्वास्थ्य और उनका पोषण का स्तर, हेल्थ और न्यूट्रिशनल लेवल अच्छा नहीं होगा? बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका को क्या करना और सुदृढ़ करना और कंसोलिडेट करना। तो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सामान्य तौर पे हमारा समाज जो कि पितृसत्तात्मक है इसमें पुरुष होता है, और खासकर ग्रामीण परिवेश में देखोगे तो महिलाओं का उतना से नहीं होता, क्योंकि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन महिलाओं का परिवार में ज्यादा होता नहीं है। तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन जब होगा, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाएंगी, तो परिवार में निर्णायक भूमिका जो है उसको और वो क्या कर पाएंगी, सुदृढ़ कर पाएंगी, कंसोलिडेट कर पाएंगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर निर्णायक भूमिका में नहीं है तो आ जाएंगी, अगर है तो पोजीशन और स्ट्रांग हो जाएगा। इसको प्लीज रट लेना। समझ में आया? इसको प्लीज रट लेना। मेंस में ये पूछेगा महतारी वंदन योजना, 30 वर्ड्स में उद्देश्य यही लिख के आना, ऑब्जेक्टिव यही लिख के आना। अब इसको चलाने के लिए नोडल विभाग कौन है? तो महिला एवं बाल विकास, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, पूरा खत्म करता हूं फिर क्वेश्चंस बता देता हूं इसमें से। अब इस योजना के अंतर्गत क्या किया जा रहा है? तो 21 इयर्स से ज्यादा की जो भी पात्र विवाहित महिला हैं, ऐसी महिलाएं जो कि पात्र भी हैं और विवाहित भी हैं, जो क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं जो सरकार ने दिया है और मैरिड है, उनको क्या किया जाएगा? 1000 रुपीज पर मंथ की वित्तीय सहायता दी जाएगी। फाइनेंशियल एड या फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। कितना? 1000 रुपीज पर मंथ। तो इस प्रकार साल में इनको मिलेगा कितना? 12,000। महीने के 1000, 12 महीने 12,000। ठीक है। और इससे हमारे राज्य की लगभग 70 लाख 70 लाख से ज्यादा महिलाएं क्या होंगी? बेनिफिट होंगी, लाभान्वित होंगी। क्लियर है ये बात? अब इसमें से ध्यान रखना क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले एमसीक्यू बनाऊं, तो एमसीक्यू तो एक तो ठीक है कि नहीं, फिर पूछेगा कौन सा विभाग, फिर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? कितनी वित्तीय सहायता, तो मासिक पूछे तो 1000, वार्षिक पूछे तो 12,000। मेंस में ये योजना बहुत अभी चर्चा में है। इस बार का मेंस दे रहे हो ना, ऐसे तैयार करके रखना, इसके ऊपर पूछेगा। नेक्स्ट क्या ध्यान में रखना है? योजनाओं को ना पेपर नंबर 5 में जो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था वाला सेक्शन है ना, इकोनॉमी ऑफ छत्तीसगढ़, उसमें 30 वर्ड्स और 60 वर्ड्स में पूछता है। तो इसको 30 वर्ड्स और 60 वर्ड्स में क्या कर लेना? रेडी कर लेना। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ध्यान रखना भैया। क्लियर? चलो भाई, तो चलिए भाई, अगली योजना है श्री राम लला दर्शन योजना। ठीक, बहुत बढ़िया। पेपर नंबर 5, 30 वर्ड्स 60 वर्ड्स। इसको सरकार ने घोषित कब किया था? तो 10 जनवरी 2024 को सरकार ने घोषित किया था कि ऐसी योजना जो है ये लोग लेकर आएंगे करके। अब इस योजना में क्या किया जाएगा? तो एवरी ईयर, प्रतिवर्ष 20,000 लोगों को निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट रामलला के क्या कराए जाएंगे? दर्शन कराए जाएंगे अयोध्या में जाके। ठीक है, इसके लिए विशेष ट्रेन चलेगी। पहली विशेष ट्रेन जो है वो 5 मार्च को चल चुकी है। तो विशेष ट्रेन से भेजेंगे, दर्शन कराएंगे, बढ़िया सी बात है। और पहली विशेष ट्रेन 5 मार्च जो है तो निकल चुकी है। इसकी पात्रता क्या है? कौन कौन लोग एलिजिबल हैं? तो ऐसे सभी व्यक्ति जिनका एज 18 से 75 के बीच है और वो लोग मेडिकली फिट हैं। तो छत्तीसगढ़ के नागरिक 18 से 75 साल मेडिकली फिट, क्लियर है कि नहीं है? इन लोग पात्र हैं, एलिजिबल हैं।
ये लोग क्या कर सकते हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें भी जो फर्स्ट फेज है, प्रथम चरण है, उसमें जो 55 ईयर्स से ज्यादा 55 वर्ष से ऊपर वाले लोग हैं उनको क्या दिया जा रहा है, प्रायोरिटी दिया जा रहा है। और इन्हीं लोग को लेकर ट्रेन चली है 5 मार्च को रायपुर का जो जंक्शन है वहां से प्लेटफॉर्म नंबर 7 से। ठीक है, अब ये जो योजना है इसके तहत जो श्रद्धालु जाएंगे उनको पूरा पूरा पैकेज मिलेगा। कैसे पैकेज मिलेगा, तो अयोध्या जाएंगे, वहां रहेंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे, नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे, और क्या चाहिए बताओ। समझ में आया कि नहीं आया? आप अयोध्या जाओ, रहना खाना सब बढ़िया, और कैसे करा रहे सरकार, निशुल्क, और क्या चाहिए। ठीक, चलो भाई, तो मेंस का क्वेश्चन ज्यादा बन सकता है इससे। ठीक है, प्री में अगर कहोगे एमसीक्यू के फॉर्म में तो पूछ सकता है कि प्रथम विशेष ट्रेन जो है इसका संचालन कब से, तो 5 मार्च से। तो ऐसा भी कह सकते हो कि ऑफिशियली 5 मार्च से ये जो योजना चालू हो चुकी है, हालांकि सरकार इसको घोषित 10 जनवरी 2024 को कर चुकी थी। ठीक है, आगे बढ़िए। चलो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट ध्यान रखेंगे 2 दिवसीय क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव। ठीक है, ये हुआ है, कहां हुआ है, तो उल्टा पुल्टा हो गया है। आयोजन स्थल रायपुर और आयोजन का डेट 5 और 6 मार्च। ठीक है, उल्टा पुल्टा हो गया है जी। आयोजन स्थल रायपुर और डेट 5 और 6 मार्च। तो सीधा पूछ देगा छत्तीसगढ़ में क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव कब हुआ, तो 5 से 6 मार्च। कहां हुआ, रायपुर। 2 क्वेश्चन है। अध्यक्षता कौन किए थे, तो मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी। थर्ड एमसीक्यू बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब इसका आयोजन किसने किया है, तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र। छत्तीसगढ़ सेंटर फॉर क्या है भैया, जलवायु परिवर्तन, बोले तो क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट, इसके द्वारा किया गया। और टेक्निकल असिस्टेंस मिला था किसके, तो फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी। समझे? तो क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव 5 मार्च और 6 मार्च को हुआ, रायपुर में हुआ, अध्यक्षता मुख्यमंत्री जी किए। आयोजन कौन कराया, तो छत्तीसगढ़ सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बोले तो फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट। और टेक्निकल असिस्टेंस था किसका, तो फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी। ठीक है भाई, अब आते हैं इसका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव। तो उद्देश्य था कि जलवायु परिवर्तन का जो ग्लोबल चैलेंज है, क्लाइमेट चेंज जो है उसका जो ग्लोबल चैलेंज है, और इसके जो प्रतिकूल प्रभाव हैं, एडवर्स इफेक्ट्स। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है, तो आप देख रहे हो, उटपुटांग मौसम में पानी गिरना, टेम्परेचर सामान्य से ज्यादा बढ़ा हुआ होना, सही समय पर बारिश ना होना, ऐसे एडवर्स टाइप के प्रभाव जो है क्या है, हमको देखने को मिलते हैं। समझ में आया? क्लियर है? तो प्रतिकूल प्रभाव के बारे में देश के जो प्रख्यात विषय विशेषज्ञ हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा महत्वपूर्ण जानकारियां और अनुभव जो है उसको क्या करना, साझा करना, शेयर करना। समझे कि नहीं समझे? तो क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल चैलेंज है, वैश्विक चुनौती है, और इसके जो प्रतिकूल प्रभाव हैं उससे रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसको जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो शेयर करेंगे हम लोगों के साथ, ताकि राज्य के स्तर पे हम लोग भी क्या कर सकें, तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रोकने के लिए हम लोग भी योगदान दे सकें, अपना क्या दे सके भाई, योगदान, छोटा सा अपने तरफ से प्रयास कर सकें। क्लियर है? तो ये क्या था, इसका उद्देश्य था। बहुत ज्यादा मेंस ओरिएंटेड तो नहीं है, लेकिन हाँ क्लाइमेट से रिलेटेड अगर कोई ऐसे लिख रहे हो ना, तो ये कंटेंट आपके काम में आ सकता है कि हम लोग इतने जागरूक हैं कि हमने ऐसा कॉन्क्लेव कराया है। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रख लेना। बाकी एमसीक्यूज कहोगे
तो कब हुआ, कहां हुआ, किसने अध्यक्षता की और किसने आयोजन किया था, ये 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं। डन, आगे बढ़ जाते हैं। तो वंस अगेन मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि धारा जीएस की टीम के साथ आप तैयारी करें, तो उस कंडीशन में 18 मार्च 2024 18 ऑफ मार्च 2024 के दिन धारा जीएस सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस, सीजीपीएससी प्रीलिम्स की लॉन्ग टर्म बैच, मेंस की लॉन्ग टर्म बैच और व्यापम की फाउंडेशन बैच लेकर आ रहा है। बैच मॉर्निंग में 7:30 से 10 AM और इवनिंग में 5:30 से 8 PM दोनों ही पालियों में उपलब्ध है। बैचेस ऑफलाइन भी है, इसके अलावा हम लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस की भी सुविधा देते हैं, मतलब ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, सभी तरीके की बैचेस हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है, 3 दिन का फ्री डेमो भी देंगे हम लोग। नेक्स्ट, नोट्स देंगे प्रिंटेड फॉर्म में, एप्लीकेशन पर सॉफ्ट कॉपी भी देंगे, जो हम पढ़ा रहे हैं पैनल इसका पीडीएफ भी देंगे। क्लियर है, ताकि जहां दिल करे आप एप्लीकेशन निकाले और पढ़ना चालू, तो समय आपका कभी वेस्ट नहीं होगा। क्लियर, क्लासरूम पूरी डिजिटल है, लाइव क्लास की फैसिलिटीज हमारे पास है, तभी तो वीडियो रिकॉर्ड करके दे रहा हूं यार। ठीक है, और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं हमारे यहाँ इक्वली वेलकम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे संबंधित किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो दोनों नंबर्स पर आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। सेंटर आना चाहो तो आ सकते हो, सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने जो केएफसी दिखता है ना, उसी के ऊपर फर्स्ट फ्लोर में धारा जीएस है। क्लियर है, चलिए, तो ये जानकारी इंफॉर्मेशन मैंने एक बार फिर से आप सभी को दे दिया। अब कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, ध्यान रख लेना इनको। तो राज्यसभा में नए सांसद निर्वाचित हुए हैं छत्तीसगढ़ से, नाम क्या है, श्री देवेंद्र प्रताप सिंह। समझे कि नहीं समझे? अब आपको क्या ध्यान में रखना है, तो सुश्री सरोज पांडे जी, इनका कार्यकाल खत्म हुआ और इन्हीं की जगह पे निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं ये। ठीक है, फिर कुछ पर्सनालिटीज की डेथ हुई है। तो डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा, जो कि बहुत फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थे, आपको सीताबाड़ी के बारे में मैं बता रहा था ना, सीताबाड़ी में भी जो उत्खनन हुआ था, एक्सकेवेशन हुआ था, इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था, अरुण कुमार शर्मा जी के। इनकी भी डेथ हुई, इनको पद्मश्री मिला था 2017 में। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो पर्सनालिटीज की डेथ होती है ना, उससे रिलेट करके क्या करता है, आपको स्टैटिक क्वेश्चन पूछता है। समझ में आया? डब्ल्यू.एच. इसाक जी के बारे में क्वेश्चन आया था, क्यों? कुछ दिन पहले डेथ हुई थी। तो आप सोचोगे काहे पहला मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है इतना इजी क्वेश्चन? नहीं मेरे भाई, करंट को स्टैटिक से जोड़ के पूछ रहा है, समझे? इसके अलावा प्रसिद्ध रंगकर्मी हेमंत वैष्णव जी, इनकी भी डेथ हुई। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड इनको क्या था, मिल चुका था। एक नाटक था इनका बहुत फेमस, राजा फोकलवा, इसके ये क्या थे, नायक थे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रो पार्क सरगुजा संभाग के सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। अब आपको पता होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब इन्हीं 8 राज्यों में एस्ट्रो पार्क डेवलप किया जाएगा। हमारे राज्य में चॉइस किया गया कि सूरजपुर में बनाएंगे। अब सूरजपुर में बनाने के लिए टीम पहुंची सर्वे पर। अब जब टीम सर्वे पर पहुंची, तब उनको पता चला कि राज्य सरकार जो बहुत दिनों से क्लेम कर रही थी कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय की रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर और आईएसटी लाइन, जिसका इंटरसेक्शन सरकार बहुत लंबे समय से सूरजपुर क्लेम कर रही थी, वहां पर सेल्फी पॉइंट भी बनाकर रखी थी, वो गलत है। कहीं जांच करने पर टीम ने बताया कि वो कोरिया जिले के सोनहट के पास एक तो मायापुर नाम का गांव है, वहां है। समझे कि नहीं समझे? तो मैं इसको चिल्ला चिल्ला के बहुत लंबे समय से आप लोग को बता रहा हूं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आईएसटी भाई कोरिया जिले के सोनहट में इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। 2017 में क्वेश्चन आया भी था, सरकार ने सूरजपुर लिया भी था, खूब दावापत्ती होने के बाद क्वेश्चन डिलीट भी किया था। समझे कि नहीं समझे? ध्यान रखना। अच्छा, अब एक रिपोर्ट आया, स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया, 2022 का ये रिपोर्ट है। इसमें बताया गया कि 2018 में छत्तीसगढ़ में तेंदुओं की संख्या कितनी थी, 852। 2022 में हो चुकी है 722।
माइनस करोगे तो 130, समझ में आया? तो 130 तेंदुए कम हुए हैं, जानकारी के लिए अच्छा है। अभी तक ऐसा टाइप का क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया जानवरों की संख्या को लेकर, समझ में आया कि जब तक आप वन विभाग का कोई पेपर नहीं दे रहे हो, वन विभाग का कोई पेपर दे रहे हो तो पूछ सकता है। इसके बाद फाइनली हम लोग देख लेते हैं पूनम तिवारी जी, लोक गायिका हैं, इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, और संप्रिया पूजा निषाद जो कि बहुत फेमस पंडवानी सिंगर हैं या पंडवानी प्रेजेंटर हैं, इनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से क्या किया जाएगा, अलंकृत किया जाएगा। क्लियर है? तो ये कुछ ऐसे अन्य तथ्य हैं जो कि सीधा आपको क्या कर सकते हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? चलो भाई, तो वीडियो को कुछ क्वेश्चंस के साथ एंड करता हूं। क्वेश्चंस के आंसर आपको क्या करने हैं तो कमेंट सेक्शन में देने हैं। एक बात आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि इसका पीडीएफ चाहिए, धारा जीएस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर से। आईफोन वाले हो तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, मैं बता दूंगा एप्लीकेशन कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, आप धारा जीएस के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो नीचे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, उसमें आप हेलो धारा लिख के क्या करो, व्हाट्सएप करो, तो हम आपको क्या करेंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे जहां पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लगातार शेयर की जाती है सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की तैयारी के लिए। और हाँ, हमारा सीजी व्यापम चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। व्यापम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उससे रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, वीडियोस चाहिए, सीजी व्यापम वाला जो चैनल है हमारा धारा जीएस व्यापम, उस पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो पहला क्वेश्चन है, राज्य में महतारी वंदन योजना की शुरुआत कब से हुई? आप लोग आंसर देंगे, मैं नहीं दूंगा। फिर सेकंड है, 2 दिवसीय क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव, इसका जो आयोजन हुआ था किसकी अध्यक्षता में हुआ था? थर्ड, महतारी वंदन सम्मेलन ये कब आयोजित हुआ? और फाइनली लास्ट क्वेश्चन है, सघन पल्स पोलियो अभियान का आयोजन कब से कब तक किया गया था? ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, आप लोग क्या करिएगा, इन ऑप्शंस को देखकर कमेंट सेक्शन में जरूर क्या करिएगा, आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये मेरा पहला वीडियो था, यहीं तक था। अगले संडे फिर से मुलाकात होगी और क्या करेंगे, करंट अफेयर्स को आगे लेकर चलेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को प्रॉपर्ली समझ में आया है। ठीक है, तो आप सभी अगर इसी प्रकार के वीडियोस को लगातार पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं और मैं मिलूंगा आप सभी से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।